हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 2 लेकर उपस्थित हो गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, सुजान हित के रचनाकार हैं। इसमें आपको बताना है सुजान हित के रचनाकार कौन हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर घनानंद। घनानंद आपके इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना क्या है? सुजान हित, जिसमें 507 पद हैं। इनमें सुजान के प्रेम, रूप, विरह आदि का वर्णन हुआ है। सुजान सागर, विरह लीला, कृपाखंड, निबंध, रसकेली, इनकी अनेक रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। तो बताइए कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, यमुना। यमुना। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी जैन की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या लिखूं, क्या भूलूं, क्या याद रखूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसमें बताना है आपको मुहावरा कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो कार्य के आरंभ होते ही विघ्न या रुकावट आ जाने के लिए मुहावरा सिर ओले पड़ना का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। आइए व्याख्या की बात करते हैं इसमें। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सुरसागर के रचनाकार कौन है? सुरसागर के रचनाकार कौन है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर सूरदास जी हैं। इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बात करें सूरदास जी की बात करें कि सूरदास जी की अन्य जो रचनाएं हैं वो सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, काशी
नागरी प्रचारणीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणीय सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इसकी स्थापना 1893 में हुई है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, 1893। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी 14 रचनाएं हैं जिसमें प्रेम सागर प्रमुख है। प्रेम सागर प्रमुख है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण होता है वो क्रिया के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के शब्दों में लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। किसके आधार पर? तो क्रिया के आधार पर। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, 8 भेद। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कर्ता हिंदी में कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ। घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 वर्ण किसके योग से बना है? तो 6 वर्ण क और मूर्धन्य स से मिलकर बना है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इसमें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध है अस्पृश्यता। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। कवि का स्त्री लिंग है। कवि का स्त्री लिंग क्या होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरणी का, तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मीन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, मत्स्य। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, जितेंद्रिय। जितेंद्रिय ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का संधि विच्छेद पो धन अन होगा। पो धन अन होगा। अयादि संधि का ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनः धन जन्म, पुनः धन जन्म। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी सर्ग संधि का एग्जाम्पल है। इत्यादि शब्द में कौन सा संधि है? तो कौन सी संधि है? तो इति धन आदि। इति धन आदि संधि विच्छेद करें तो इति धन आदि होगा। तो ये कौन सा संधि होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, यण संधि। यण संधि सही हो जाएगा। नाक रगड़ना
का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, रोपण सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए व्याख्या की बात करते हैं। तो इसमें बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को विजपन काल की संज्ञा दी है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द छांटिए। आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या, इसमें कौन सा भिन्न शब्द है ये आपको बताना है। तो व्याख्या की बात करें इसमें तो आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या में भार्या पत्नी और जबकि अन्य सभी पुत्रियों के पर्यायवाचित शब्द है, अतः भार्या भिन्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भार्या। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होता है अद्वितीय, ऑप्शन नंबर चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? तो सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ है सुनी हुई बातों का जल्दी ही विश्वास कर लेना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।